नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं इजी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले चैप्टर में अपन ने वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट की थी। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर, दाब। ओके, तो दाब किसको बोलते हैं, दाब क्या होता है, तो दाब के ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। ओके, एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे मान लो कोई भी एनीवन कोई बिंदु है, तो इसके ऊपर यानी जो बल लगता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ओके, अब देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब दाब को प्रदर्शित करते हैं अपन P के द्वारा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, बल बटे क्षेत्रफल। ओके, यानी क्या बोलेंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी यूं बोल सकते हैं ना, P बराबर F बटा A। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, P तो हो गया दाब। अब इस दाब की इकाई क्या होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि दाब की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए दाब की एसआई यूनिट जो होती है ना, यहां से निकालेंगे अपन। बल की सबको पता है, बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, और क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो दाब की जो एसआई यूनिट बनी वो क्या बनी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो दाब की यानी ये जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसके अलावा इसकी यूनिट होती है पास्कल। ओके, पास्कल। ओके, तो इनमें से कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है। ऑप्शन में आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी मिल सकता है और पास्कल भी मिल सकता है। ओके, अब देखिए यानी यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो यूनिट है, दोनों यूनिट है, ये कौन सी पद्धति के अंदर है, तो हम बोलेंगे ये एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई। और एग्जाम में ज्यादातर एसआई यूनिट से ही क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखिए यहां से कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कितने पास्कल के बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे जो एक पास्कल होता है ना, एक पास्कल वो होता है यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं या तो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर आप पास्कल बोल दो, एक ही होते हैं। ओके, अब देखिए यहां से ये जो आपका दाब होता है, तो दाब की ये तो थी एसआई यूनिट। ओके, ये था इसका फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं कि जो दाब होता है आपका, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसकी सीजीएस यूनिट देखते हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीजीएस यूनिट पूछेगा तो क्लियर रूप से देगा कि मतलब दाब की सीजीएस यूनिट क्या होती है। यदि कुछ भी नहीं देता है तो आपको ऐसा ही यूनिट माननी है, पर यदि ऐसे लिखा हुआ है कि सीजीएस यूनिट क्या होती है दाब की, तो यहां से अपन निकाल लेंगे। देखिए जो आपका बल होता है, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो यहाँ न्यूटन लिखा था। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो डाइन होती है, तो यहाँ पे मैं डाइन लिख दूंगा। ओके, और यानी ये जो मीटर है, तो मीटर तो सीजीएस में मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, तो यानी यहां आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सीजीएस यूनिट जो होती है ना इसकी, वो क्या होती है, तो डाइन प्रति सेमी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि जैसे इसके इक्वल पास्कल था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल था, तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा बार। तो यानी दाब की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन प्रति सेमी स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं बार। अब कितने बार कितने पास्कल के बराबर होता है, ये रिलेशन और आता है। यानी देखिए आपने यहां तक देख लिया कि देखिए डाइन प्रति सेमी स्क्वायर बराबर बार होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल के होता है। तो अब देखिए बार और जो पास्कल होते हैं, ये आपस में इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूं पास्कल, या फिर
पास्कल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। कितने बार में कितने पास्कल होते हैं, तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ पास्कल के। ओके, यहां तक क्लियर है। दाब क्या होता है, देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। P बराबर क्या होता है, यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। P बराबर F अपॉन A। P दाब हो गया यहाँ पे, और दाब की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो क्या होती है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। एक पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो डाइन प्रति सेमी स्क्वायर या एक बार के बराबर इसको हम बोल सकते हैं। एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होते हैं। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखते हैं भाई इसकी विमा क्या होती है। दाब कैसी राशि है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दाब देखिए कैसी राशि है, तो जैसे मैंने आपको कार्य, ऊर्जा ये बताई कि शक्ति बताई थी, तो ये अदिश राशियां हैं, तो वैसे ही दाब भी है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश और जो सदिश राशियां है ना, ये आपको यानी डायमेंशन और जो डायमेंशन और यूनिट वाला चैप्टर है उसमें आपको और डिटेल में बताएंगे। पर अदिश राशि यानी जिसको प्रदर्शित करने के लिए मात्रा यानी परिमाण और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो अदिश राशि है ये, और इसकी विमा पूछी जाती है। तो इसकी विमा क्या होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है, विमा क्या होती है, तो इसकी विमा क्या बनेगी, तो इसकी विमा देखिए, विमा को आप रटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि विमा जो है वो बहुत सारी विमाएं बढ़ेंगी, तो उनको समझिए आप। तो दाब का जो सूत्र है वो आपको अच्छे से आता है, तो देखिए दाब का सूत्र आपको आता है, तो इसकी विमा बढ़ जाएगी MLT। अब यहाँ से आपकी इसकी विमा निकाल के बताता हूँ आपको। P बराबर क्या होता है, F बटा A। ओके, P बराबर F बटा A होता है, और आपको पता है F बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है। ठीक है, M इंटू A होता है ना, M, तो M की इकाई क्या होती है, kg। ठीक है, और त्वरण की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखिए केजी, और ये मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये -2। ओके, नीचे चल रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या बनेगा, केजी, ये मीटर, और ये सेकंड -2, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक बचेगा मीटर माइनस का। ठीक है, अब ये विमा तैयार हो गई। विमा क्या बनेगी, देखिए केजी, यानी आपको यानी केजी दिखे तो m की पावर लगानी है, तो केजी कितने, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मीटर माइनस का 1 है। ओके, और सेकंड है ये माइनस के 2 है। ओके, तो ये विमा बनी। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि विमा याद करना चाहो तो M1 L-1 और T-2 होती है, और इसको अच्छे से कैसे निकली है ये। ठीक है, तो आपको जो आपका बल होता है, तो बल के बारे में आपको पता है, F बराबर M इंटू A होता है। इसकी इकाई लिख दीजिए, इसकी इकाई लिख दीजिए, और बटे में क्षेत्रफल की इकाई लिख दीजिए। ठीक है, और यानी फाइनली आपके पास में रिजल्ट आता है M1 L-1 T-2, ये इसकी बन गई विमा। ओके, देखिए प्रेशर के अंदर आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो देखते हैं अपन। तो प्रेशर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, यहाँ से आपके सामने एक फॉर्मूला आया था, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आया था, क्या था, P बराबर F बटा A। इसी सूत्र से विमा निकलती है, इसी सूत्र से इकाइयां निकलती हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट इसी सूत्र से निकलती हैं। तो यहां से देखिए आपके सामने एक रिलेशन निकल के आता है। देखिए क्या रिलेशन निकल के आता है, जो दाब होता है ना, दाब, ठीक है, ये समानुपाती किसके होता है, बल के। ठीक है, यदि आप बल ज्यादा लगाओगे तो दाब भी अधिक लगेगा। ओके, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूं, तो जैसे धीमा सा बल लगाता हूं तो दाब कम होगा। ओके, और इसके ऊपर अधिक बल लगाऊंगा तो दाब भी क्या होगा, अधिक होगा।
तो मैं बोल सकता हूं, देखिए ये बराबर में इसके, तो मैं बोल दूंगा कि यदि, यानी जो दाब होता है ये बल के समानुपाती होता है। यहां से मैं बोल सकता हूं कि यदि फोर्स अधिक होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, अधिक होगा, और यदि फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आता है, देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती वाला। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि जो दाब होता है ना, दाब, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। ओके, क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है ना आपका, ये वाला एरिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहां से यदि मैं एरिया बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मैं एरिया कम करता हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देखिए अपने पास में क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं वो देखिए। देखो, छोटी सी नुकीली कील जो होती है वो दीवार के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो कील होती है ना उसका एरिया कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है, अधिक लगता है। ओके, अब देखिए यहां से दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यदि वो दलदल के अंदर यूं लंबवत रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल रहेगा ना वो कम रहेगा, तो प्रेशर अधिक लगेगा, और ऐसी स्थिति में वो जल्दी दलदल में फंस जाएगा। तो उसको लेट जाने की सलाह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो दलदल में धीरे धसेगा। ठीक है, साथ में इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहीं से ही। कौन सा? कि देखिए जो चाकू होता है, चाकू, तो चाकू से जो सब्जियां होती है ना वो जल्दी कट जाती हैं। तो चाकू से सब्जियां जल्दी कट जाती हैं, तो यानी क्या हुआ, चाकू से सब्जियां जल्दी कटेंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है ना चाकू का, जहां से आप सब्जियों को छील रहे हो या काट रहे हो, वो कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, अधिक लगेगा, और सब्जियां आसानी से कट जाएंगी। तो ये तीन बेस्ट एग्जाम्पल है इसके कि दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो हम बोलेंगे दलदल में फंसे हुए लेट जाने, जो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है तो उसको लेट जाने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसका एरिया बढ़े तो प्रेशर कम लगे। ठीक है, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो P बराबर F बटा A, यानी प्रेशर जो होता है वो बल के समानुपाती, और एरिया जो होता है, एरिया की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, यहां तक क्लियर है। देखिए इसके उदाहरण लेते हैं अपन, कुछ नोट कर ले आप इनको, एग्जाम्पल है। देखिए पहला उदाहरण है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, नुकीली कील दीवार में आसानी से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और इसका तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल है कि चाकू से सब्जियां जल्दी कट जाती है। देखिए इसका क्या कारण है, क्षेत्रफल कम है, प्रेशर अधिक है। इसका क्या कारण है, क्षेत्रफल कम है, प्रेशर अधिक है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है एरिया अधिक है, प्रेशर कम है। ओके, तो F बराबर P बराबर F अपॉन A से ही ये सारे यानी रिजल्ट निकल के आए हैं। ओके, तो नोट करें इनको। ओके,
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दाब से संबंधित डेनियस बर्नौली का सिद्धांत। तो डेनियस बर्नौली कौन था? तो एक डच गणितज्ञ था जिसने दाब से संबंधित कुछ सिद्धांत बताया था। तो सिद्धांत क्या है? देखिए, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार, पहले तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सिद्धांत इसी में आ जाएगा। देखिए, आंधी तूफान आते हैं तो टिन शेड लगा हुआ रहता है, तो टिन शेड लगा हुआ रहता है तो क्या होता है कि यानी वो टिन शेड उड़ जाता है। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लेंगे कि कोई भी जो गेंदबाज होता है ना, वो गेंद को डालता है ना तो वो स्विंग करवाता है उसको, तो गेंद का स्विंग करना भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। साथ में अपन इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि रेलगाड़ी तेज स्पीड में आती है। ओके, रेलगाड़ी तेज स्पीड में आती है और वहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ रहता है ना, तो जैसे ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ती है ना, तो व्यक्ति यानी उस रेलगाड़ी से टकरा सकता है। ठीक है। तो उसको वहां न खड़े होने की सलाह दी जाती है। ठीक है। तो यानी डेनियस बर्नौली का सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। ठीक है। तो देखिए सिद्धांत क्या है, जब किसी प्रवाह का वेग अधिक होता है तब उसका दाब कम हो जाता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि देखिए, जब किसी तरल प्रवाह का वेग अधिक होता है ना, तब उसका दाब कम हो जाता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो दाब होता है ना, दाब वो वेग का उल्टा हो गया। यानी आपका वेग अधिक है तो दाब कम हो जाएगा, और वेग कम है तो दाब अधिक हो जाएगा। तो यही डेनियस बर्नौली का सिद्धांत है। अब आपसे सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि डेनियस बर्नौली का सिद्धांत क्या है, आपसे इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। कि गेंद का स्विंग करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो चलो इनको अपन डिटेल में समझते हैं, इसके उदाहरण। ठीक है। ये डेनियस बर्नौली का सिद्धांत है। ठीक है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। ओके, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं, तो यदि ये एग्जाम्पल आते हैं तो आपको क्या करना है, यानी जो इसमें पास्कल का सिद्धांत बोलेगा, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत बोलेगा, तो आपको बर्नौली का सिद्धांत जो है उसके उदाहरण में आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं। तो पहला देखिए, गेंद का स्विंग करना, अब देखिए गेंद का स्विंग करना ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो गेंद का स्विंग करना कैसे होता है, तो देखिए यहां से मान लो ये स्टंप लगे हुए, समझने के लिए है ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे आएगा। ठीक है। ये स्टंप लगे हुए हैं, यहां से कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है तो ये गेंद ऐसे यहां जैसे टिप्पा खाके और ये सीधी ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि जैसे ये यहां डालेगा तो यहां से ऐसे की नीचे की ओर यूं आती है ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दाब जो होता है, इसका वेग होता है ना, वो वेग अधिक होता है, तो इधर का जो दाब होता है वो क्या है, अधिक, और ऊपर का दाब है वो है कम। ठीक है। ऊपर का दाब है वो कम। ठीक है। तो ये कम से अधिक की ओर यूं इधर की ओर आ जाएगी। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, देखिए गेंद का स्विंग करना। ठीक है। दूसरा, आंधी तूफान आने पर टिन शेड का
का उड़ जाना। देखिए इसको समझते हैं, ये भी बर्नौली के सिद्धांत में ही आता है। देखो यहां से क्या है कि यूं आंधी तूफान आ रहे हैं, यूं ऐसे ऐसे यूं आंधी तूफान चल रहे हैं। ओके, ये मान लो इनका वेग v है, ऐसे इधर की ओर तेज है। अब क्या होगा कि यानी ये जो इसके आसपास का जो दाब होगा ना, दाब, वो देखिए दाब वो है कम, तो इसके अपोजिट में नीचे की ओर दाब होगा वो अधिक होगा, तो दाब अधिक। बर्नौली ने क्या कहा है कि वेग जो है ना वो अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, तो ये ऐसे वेग से यूं चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दाब इधर का कम है तो इसके अपोजिट में दूसरी साइड का दाब कम होगा, तो क्या होगा, यहाँ कोई भी टिन शेड लगा हुआ है तो दाब नीचे से यूं लगेगा, तो ये जो टिन शेड होता है ना ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे आंधी तूफान आने पर टिन शेड का उड़ जाना, गेंद का स्विंग करना, ये मतलब दाब का ही प्रभाव है, डेनियस बर्नौली का सिद्धांत है। ओके, फिर देखते हैं तीसरा, तेज गति से आती हुई रेलगाड़ी के पास व्यक्ति को ना खड़े होने की सलाह दी जाती है। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, देखो यहां से मान लो यूं तेज गति से कोई रेलगाड़ी आ रही है, ऐसे यूं रेलगाड़ी आ रही है, ऐसे यूं, ठीक है। ये इधर इसका वेग है वो v है, इधर की ओर तेज। यहाँ पे एक ही बात याद रखना, वेग ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। अब यहाँ कोई व्यक्ति रेल की पटरियों की सारे यूं खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यूं कोई व्यक्ति इधर की ओर यूं खड़ा हुआ है। ओके, अब क्या होगा कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और ये रेलगाड़ी है, तो यहाँ का जो दाब है ये दाब हो जाएगा कम। दाब क्या हो जाएगा, कम। सीधा सा है कि जो दाब व्युत्क्रमानुपाती वेग, तो वेग अधिक है तो दाब कम हो गया, पर इसके जो व्यक्ति की जो पीठ है, इसके पीछे का जो वेग है ना, जो दाब है ना, वो दाब वो तो अधिक होगा नहीं होगा, तो ये दाब अधिक होगा, तो ये इसके धक्का लगेगा यूं, क्योंकि अधिक दाब से कम दाब की ओर यूं चलेगा ना, तो ये इधर की ओर ये व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए इसको सलाह दी जाती है कि तेज गति से आती हुई रेलगाड़ी के पास व्यक्ति को ना खड़े होने की सलाह दी जाती है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गेंद का स्विंग करना, आंधी तूफान आने पर टिन शेड का उड़ जाना, तेज गति से आती हुई रेलगाड़ी के पास व्यक्ति को ना खड़े होने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और भी उदाहरण लेना चाहिए अपन, तो इसी के ऊपर एक और आधारित है कि जो गेंद होती है वो फंवारे के ऊपर नाचती है, ठीक है, गेंद है वो फंवारे पे नाचती है, तो उसके अंदर भी डेनियस बर्नौली का सिद्धांत ही लागू होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप अच्छे से देखना, यानी आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आ जाए ना, तो बर्नौली का सिद्धांत याद रखना कि जब किसी प्रवाह में तरल का वेग यानी बढ़ता है ना, तो उसका दाब है वो घट जाता है, ठीक है। यही बर्नौली का क्या है, सिद्धांत है। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ओके।